friends, you all are welcome to my YouTube channel Knowledge Bridge. Today we are going to continue part 5 The Union of our Indian Constitution. हम अपने संविधान के भाग 5 द यूनियन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा द एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो आता है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। उसके बाद हमने पढ़ा संसद के बारे में, मतलब पार्लियामेंट के बारे में, जो आता है आर्टिकल 79 से लेके 122 तक। और अभी हम पढ़ने वाले हैं संघ की न्यायपालिका के बारे में, द यूनियन जुडिशियरी के बारे में। और संघ की न्यायपालिका से संबंधित आर्टिकल कवर होते हैं आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। अब आप कैसे याद रखोगे कि जो आर्टिकल हैं वो 124 से स्टार्ट होके 147 तक आते हैं द यूनियन जुडिशियरी के। तुम इसको याद रखने की आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। और आपको न्याय कितने टाइम तक मिलता रहेगा, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे में आपको न्याय मिलता ही रहेगा, मतलब न्यायपालिका बैठी रहेगी। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फिर 124 से लेके ये कब तक हैं, 147 तक। अब देखिए 24 का अगर हम डबल कर देते हैं तो 48 होता है, लेकिन हमने 48 से एक नंबर कम लेना है। जो कम लिया हुआ हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 147। तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक आता है संघ की न्यायपालिका के बारे में। तो आइए आज के इस वीडियो को डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 124 इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। हमारे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, यह सबसे टॉप पर होता है। और बाकी जो हाई कोर्ट्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो इसके नीचे आते हैं। सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम, नाम से ही लग रहा है सुप्रीम। तो यह है कि जो सबसे ऊपर है वो है सुप्रीम कोर्ट। और लेकिन अमेरिका में क्या है कि जो फेडरल लॉज होते हैं वो फेडरल जुडिशियरी द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं, और स्टेट लॉज जो होते हैं वो स्टेट जुडिशियरी द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में एक सिंगल सिस्टम है ये जो कोर्ट्स का है। तो इसमें एक हायरकी बनी होती है कि नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे और लोअर कोर्ट्स होंगे, लेकिन सबसे ऊपर कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 124 में इसी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात कही गई है। हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950, याद रखनी है, 28 जनवरी 1950 को इसकी इनॉग्रेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट की इंडिया में। अब देखिए आर्टिकल 124 का क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती, 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे। मतलब स्टार्टिंग में क्या थे, 7 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश होता था। इस तरह से टोटल 8 जज थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में थे। लेकिन उसके बाद जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और ये जजों की संख्या कर दी गई 26, जिसमें से 25 जो थे अन्य जज थे और एक जो थे चीफ जस्टिस थे। उसके बाद यह संख्या 31 कर दी गई, जिसमें से 30 अन्य जज थे और एक चीफ जस्टिस थे। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम 33 अन्य जज हैं और एक चीफ जस्टिस हैं। इस तरह से आजकल 34 जज सेंटर में हैं, सर्वोच्च न्यायालय में हैं। और समय समय पर यह जजों की संख्या में बढ़ोतरी किसने की है, यह की है संसद ने। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जजों की संख्या में, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कानून द्वारा कौन कर सकता है, तो वह कर सकती है हमारी संसद। फिर उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी जजेस हैं, उनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर लगता है, उसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और ऐसे में राष्ट्रपति को सलाह लेनी पड़ती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो कि मुख्य न्यायाधीश है भारत का, उसकी सलाह लेनी पड़ती है। और जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सलाह भी लेनी पड़ती है। और हाई कोर्ट जो कंसर्न्ड है, जिस हाई कोर्ट से उठा के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट से ले जाके सुप्रीम कोर्ट में जब की जा रही है, तो
उस वहाँ के हाई कोर्ट के जजेस की भी सलाह राष्ट्रपति को लेनी पड़ती है। उसके बाद ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को नियुक्त कर सकता है। अब ये तो हो गए अदर जजेस की। लेकिन जब सीजेआई जो चीफ जस्टिस है इंडिया का, उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, तो उसमें राष्ट्रपति किस-किस की सलाह लेता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट करती बार, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करती बार भारत का राष्ट्रपति सलाह लेता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की, और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस की वह सलाह लेता है। उसके बाद ही राष्ट्रपति सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उसको नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 124(3) के तहत सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए पात्रता के मानदंड क्या हैं? वो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और या तो कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए वो किसी उच्च न्यायालय में, मतलब किसी हाई कोर्ट में वो लगातार 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए, या तो 10 साल तक लगातार क्या होना चाहिए, वो कम से कम 10 साल तक वकालत कर चुका हो किसी उच्च न्यायालय में, और राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी वह होना चाहिए, तभी वह सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। ये जो क्लॉज नंबर 4 है आर्टिकल 124 का, यह बोलता है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि कदाचार साबित या असमर्थता साबित नहीं होती है। दो जो यहाँ पे बताई गई हैं वजह जिसके आधार पर किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, वो एक तो कदाचार मतलब उसका मिसबिहेवियर, और असमर्थता अर्थात उसकी इनकैपेसिटी की वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो ऐसे में उसको हटाया जा सकता है। लेकिन उसको ऐसे ही नहीं हटा सकते उसको, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट मोशन द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए भी महाभियोग का सहारा लेना पड़ता है। अब ये महाभियोग क्या है, किस तरह से इसको हटाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले रिमूवल रिमूवल मोशन चलता है, एक प्रस्ताव चलता है कि इस जज को हटा देना है उसका कदाचार या समर्थता के आधार पर। और यह जो रिमूवल मोशन होता है यह किसी भी हाउस में चल सकता है पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा है या राज्यसभा। अगर लोकसभा के केस में इस रिमूवल मोशन पर कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा के केस में कम से कम 50 सदस्यों के इस पे हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद यह रिमूवल मोशन, रिमूवल जो प्रस्ताव है, यह स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाएगा, और वही लोकसभा के केस में मान लो स्पीकर इसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है या एडमिट भी कर सकता है। उसी तरह से राज्यसभा के केस में इस रिमूवल प्रस्ताव को जो चेयरमैन है उसको स्वीकार कर सकता है या इसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है। अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, तो एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है। उसके बाद जिस कमेटी में 3 मेंबर कौन-कौन होते हैं, एक तो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, या तो सॉरी, और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और या तो कोई अन्य जज भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, और एक ज्यूरिस्ट होगा जो बहुत ही न्याय को जानने वाला होगा, कोई भी कानून को जानने वाला वेल नोन व्यक्ति होगा, वो भी इसका मेंबर बनेगा। और यह कमेटी फिर जांच करती है कि कदाचार या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के उस जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन चलाया जा रहा है सही है या नहीं है। जब अगर उस जज को गिल्टी पाया जाता है तो 2/3 बहुमत, इसको स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है, तो 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन फिर क्या है कि अगर उसको गिल्टी पाया जाता है तो दोनों हाउस में से उसको समावेदन को पारित करना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखना पड़ता है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है उस जज को निकालने की। ये वही बात आती है अनुच्छेद 124(5) में भी कि संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या समर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। कि पार्लियामेंट को हक है कि वो जांच करे, खोज करे, अन्वेषण का मतलब खोजबीन करे कि कदाचार या असमर्थता के आधार पर इस जज को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। तो उसी के लिए तो मैंने आपको बताया कि वो 3 मेंबर्स की जो कमेटी बनी थी, जिसमें कौन-कौन थे, एक तो किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई भी जज या चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, और कोई एक न्यायविद था। इन 3 लोगों की कमेटी बनी थी जिसने इसकी इम्पीचमेंट मोशन की कदाचार या असमर्थता के आधार पर जांच की थी कि
हटाया जाना चाहिए किसी न्यायाधीश को या नहीं। अनुच्छेद 124 का क्लॉज नंबर 6 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के तहत क्या लेता है, शपथ लेता है। यहाँ पर याद रखने योग्य बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो दिलाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। अब देखिए, हमने अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात तो पढ़ ली, उसको शपथ कौन दिलाता है, उसकी इम्पीचमेंट कैसे होती है और उसको उसकी नियुक्ति कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज की, ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली। और उनकी संख्या में समय पर बढ़ोतरी होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली आर्टिकल 124 के अंडर। अब आते हैं आर्टिकल 125 पर, जिसमें है सैलरीज एंड अलाउंसेस। जजों के जो भत्ते और वेतन है उनकी बात कही गई है आर्टिकल 125 में। ये याद रखने की बहुत इजी ट्रिक है। अब देखिए, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर ली आर्टिकल 124 के तहत, तो फिर 125 में अब आपने नियुक्ति तो कर ली है, तो 125 में उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो इसमें आ गया 125 में सैलरी, तो 124 में आया था नियुक्ति, 125 में आ गया सैलरी। और इसको सैलरी को डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट, संसद द्वारा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाता है। जब तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं होती है, याद रखनी है, तब तक पार्लियामेंट भी जजेस की जो सैलरी है उसको घटा नहीं सकती है। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन में सैलरीज को घटाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं हुई है। 2009 में, सन 2009 में जो जजेस की सैलरी है उसको बढ़ा के, पहले वो 33,000 थी चीफ जस्टिस की सैलरी, उसके बाद उसको पर मंथ 1 लाख कर दिया गया। और जो अन्य न्यायाधीश थे 2009 में ही उनकी सैलरी को 30,000 से बढ़ा के 90,000 कर दिया गया था। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस थे उनकी सैलरी 1 लाख और जो अन्य जज हैं उनकी सैलरी 2009 में कर दी गई है 90,000। आर्टिकल 126 में आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस, जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना पड़ता है जब जो चीफ जस्टिस की पोस्ट है वो वैकेंट है, या चीफ जस्टिस अपनी पोस्ट से एब्सेंट है, या तो अनेबल है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में। तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर लेता है। अब देखिए, हमने पढ़ा आर्टिकल 124 में हमने पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। फिर उसके बाद आर्टिकल 125 में हमने पढ़ा इनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। अभी आर्टिकल 126 में हमने पढ़ा अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो उसके स्थान पे एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। अभी आते हैं हम आर्टिकल 127 पे। आर्टिकल 127 रिलेट है एडहॉक जजेस से। तो जो एडहॉक जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन याद रखनी है कि जब एडहॉक जजेस को इंडिया का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है तो ऐसे में चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना पड़ता है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, मान लो जिस हाई कोर्ट से उठा के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है तो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उससे भी कंसर्न करना पड़ेगा, और विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की भी सहमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी जज को हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बना सकता है। अब एडहॉक जज का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। जब जो नॉर्मल सीटिंग होती है, जो जजेस होते हैं वहाँ पे कोरम नहीं है जजेस का पूरा, परमानेंट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि मान लो परमानेंट जजेस कितने बताए मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में 34, जिसमें से 33 अन्य जज और एक थे मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि अगर वहाँ पे जो जजेस की कमी आ रही है पूरी सीटिंग को चलने के लिए, कोरम जो है जजेस का वो पूरा नहीं है, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, किसी जज को टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए, उन जजेस की जो सीट है वैकेंट सीट चल रही है उस सीट पे ले जा सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट से। या तो मतलब हाई कोर्ट में उसने 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या तो वकालत की हो 10 साल तक, जो मैं आपको योग्यता पढ़ा चुकी हूँ अनुच्छेद 124 में। तो वही बात कही गई है कि वो अगर हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत कर चुका है तो उसको भी आप एडहॉक जज बना सकते हो सुप्रीम कोर्ट में।
एडहॉक जज होता है थोड़े टाइम के लिए जो जाता है जज सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए। फिर आर्टिकल 128 पे आते हैं जो है रिटायर्ड जजेस से संबंधित। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह प्रेसिडेंट की कंसेंट से प्रेसिडेंट की सहमति से किसी भी रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप प्लीज़ आइए और सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय तक कार्य कर लीजिए। तो ऐसे में उसको किसी भी रिटायर्ड जज को वह सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त कर सकता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। लेकिन जो रिटायर्ड जज है वह क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब उसके पास 5 साल तक का हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए न्यायाधीश का, या तो 10 साल तक की उसके पास वकालत होनी चाहिए, और वो एक अच्छा न्यायविद होना चाहिए। जो आपको क्वालिफिकेशन बताई थी वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आएगी जजेस की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकता है, सिंपल सी बात है आर्टिकल 128 में। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 129 पे। इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। याद रखनी है कि आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है। अब एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है इसको समझ लेते हैं कि जो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू पावर्स। ठीक है, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके पास दो पावर्स हैं। एक पावर तो है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सुना दिया है तो उसको एज ए एविडेंट्री वैल्यू होगी, उसको आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। मान लो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कुछ, तो अगर किसी अन्य कोर्ट में उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही सुप्रीम पावर होगी। इसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और जो इसकी दूसरी पावर है वो है कि इसके पास पावर होती है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको नहीं मान रहा है, उसकी कंटेम्प्ट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है कोई भी अगर, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो पनिश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 6 महीने की कैद सुना सकता है अगर कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा है, या तो 2,000 तक का फाइन सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है कि कोर्ट का फैसला क्यों नहीं माना। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार की होती है। या तो मान लो एक होती है सिविल और एक होती है आपके पास क्रिमिनल। तो अगर सिविल वाली तो हो गई, अगर अगर सिंपली आप कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हो तो हो गई सिविल डिसोबीडियंस। मतलब आप कोर्ट का कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं मान रहे हो तो कोर्ट के पास आपको पनिश करने का अधिकार होगा। और एक होती है क्रिमिनल डिसोबीडियंस। अगर कोर्ट की जो प्रोसीजर है, कोर्ट की जो जजमेंट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट को चलने में कोई दिक्कत आ रही है किसी पब्लिकेशन की वजह से या किसी ऐसे कार्य की वजह से जिससे कोर्ट के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसको क्रिमिनल डिसोबीडियंस के अंडर रखा जाता है। अगर सिंपली आप कोर्ट का नहीं मान रहे हो, आप कोर्ट की बात ऑर्डर नहीं मान रहे, तो उसको सिविल डिसोबीडियंस के अंडर रखा जाता है। ये दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है, एक तो सिविल डिसोबीडियंस, एक क्रिमिनल। उसके बाद आता है आर्टिकल 130। इसमें है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का स्थान। जो उच्चतम न्यायालय का स्थान है उसको दिल्ली डिक्लेयर किया गया है। दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट की सहमति से उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और भी निर्धारित कर सकता है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 131 पर। इसको मैं आपको ट्रिक से भी याद भी करवाऊंगी, ये जो आर्टिकल्स मैंने आज पढ़ाए। तो पहले हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। आर्टिकल 131 में है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या आता है, उसके न्याय के जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या है उसके अधिकार क्षेत्र में, तो मैं आपको बताती हूँ। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आता है कि अगर डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है सेंटर में और स्टेट में, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। या तो एक साइड को सेंटर है और स्टेट है कोई, और एक दूसरी साइड को बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उनके डिस्प्यूट को एंड करने के लिए फाइनल माना जाएगा। या तो एक साइड को स्टेट है और दूसरी साइड को भी स्टेट है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी प्राइवेट सिटीजन जो है वह किसी मतलब सेंटर के लॉ को, सेंटर को या स्टेट को इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता है। याद रखनी है कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और
एनी सिटीजन, जो प्राइवेट सिटीजन है कोई भी, तो उसको इस आर्टिकल के अंडर कवर नहीं किया जाएगा। यह जो आर्टिकल है आर्टिकल 131, यह केवल सेंटर और स्टेट जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके आपस में विवादों को ही सुलझाता है। लेकिन अगर कोई सिटीजन है वह किसी स्टेट के अगेंस्ट या तो अपनी सेंटर के अगेंस्ट इस आर्टिकल के अंडर आता है, तो वह ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना राय नहीं दे सकता है। जो आर्टिकल्स मैंने आज आपको पढ़ाया उनको मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवा लेती हूँ। देखिए, आर्टिकल 124 हमने सबसे पहले पढ़ा। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के गठन और जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसके बारे में पढ़ा। अब देखिए, अपॉइंटमेंट तो हो गई, तो उसके बाद क्या करना है, 125 में आ गया आपका सैलरी। तो उनको सैलरी वगैरह भी देनी पड़ेगी अगर अपॉइंटमेंट की है तो। फिर 126 में मान लो किसी को हम सैलरी दे रहे हो, बड़ी एक्टिंग करने लग गया, तो 126 में आ गया आपका एक्टिंग जजेस के बारे में। और उसके बाद 127 नंबर जो आर्टिकल आता है, देखिए एक्टिंग करने लग गया, तो इसलिए हमने क्या लाया कि हमने हाई कोर्ट से ही कोई एडहॉक जज लेके आ गए, हम कोई और जज लेके आ गए। ठीक है, तो 127 में आ गया आपका एडहॉक जज। अब जो एडहॉक जज था 127 में हमने पढ़ लिया कि कोई एडहॉक जज को हम ले आए सुप्रीम कोर्ट में। फिर 128 में क्या हो गया कि एडहॉक जज जो था वो भी रिटायर हो गया, ऐसे याद रख लो कि वो भी रिटायर हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका रिटायर्ड जज के बारे में। फिर उसके बाद 129 में आ गया आर से ही रिटायर्ड और आर से ही रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड को ही फाइनल माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इसको 130 में आ गया आपका कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, हमने पूरी काउंटिंग लिख ली, 124, 125, 126, 127, 128, 129 और 130। तो अब 130 पे जब हम आते हैं, ये फाइनल नंबर है, देखिए नंबर। तो यहाँ पे हमें सीट चाहिए कोई, ऐसे याद रख लो कि सीट है। तो यहाँ पे 130 में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में। फिर 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन के अंडर क्या क्या आता है, तो उन विवादों को, किन किन डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट हल करता है, उसके बारे में 131 में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।